नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। राजधानी लखनऊ के लोक भवन में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 219 प्रिंसिपल पद के लिए चयनितों को नियुक्ति पत्र बांटे। बता दें कि ये सभी यूपीएससी 2021 की परीक्षा पास करके प्रिंसिपल पद के लिए चयनित हुए हैं। इस मौके पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी और बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहे। वास्तव में एक बड़ा दायित्व है। शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय इंटर कॉलेजेस में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करना ये सामान्य नहीं, एक असामान्य कार्य है। दो चुनौतियां आपके सामने होंगी। एक, राजकीय इंटर कॉलेज एक समय में प्रदेश की शिक्षा की और खासतौर पर माध्यमिक शिक्षा की रीढ़ मानी जाती थी। समय बदला, समय के अनुसार चयन की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से न होने के कारण शिक्षा का स्तर गिरा और शिक्षा में जो एक प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई थी, उस प्रतिस्पर्धा में कहीं न कहीं हमारे माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए राजकीय इंटर कॉलेजेस एक प्रकार से पिछड़ से गए। परिणाम रहा कि लगातार छात्र संख्या इनसे कम होती गई और फिर लोगों का विश्वास इसके कारण कम होता गया। एक और उस विश्वास को बहाल करना और दूसरा, उत्तर प्रदेश फिर से शिक्षा का एक हब बन सके। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश करता है और याद रखना, इसकी प्रारंभिक नींव हमारे। एक और जहां यूपी की सियासत में सर्वेंट शब्द पर किचकिच जारी है, तो वहीं वार पलटवार भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो दूसरी ओर एक बार फिर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो सरकार सामाजिक न्याय की बात करती है, उसी सरकार के लोग गरीबों पर अन्याय करने में लगे हुए हैं। तो साथ ही सरकार पर सवालिया निशान भी अखिलेश यादव ने खड़े किए। अगर मैं कहूं कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, तो क्या गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है? वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है क्या? क्या गलत कहा मैंने? और फिर उन्हें तो ये कहना चाहिए था, ये बताना चाहिए था कि आखिरकार लोक नायक जयप्रकाश जी के नाम पर जो म्यूजियम बना है, उस म्यूजियम पे ताला किसने लगवाया? कभी उत्तर प्रदेश में किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया होगा कि किसी महापुरुष के कार्यक्रम में अगर कोई शामिल होना चाहता है तो उस शामिल नहीं होने दिया जाए। ताला लगा दिया, न जाने कहां से सड़ी गली और बिल्कुल थर्ड क्लास टीन लगा दी, पुलिस लगा दी, अधिकारी बुला लिए कि आप माल्यार्पण न कर पाए। बीजेपी के नेता ने जमीन खरीदी और उसके बाद उस किसान को लालच दिया और कहा कि मेरी चेक में कमी रह गई है, ये चेक मुझे वापस दे दो, मैं इसको ठीक करके तुम्हें दे दूंगा, तुम बैंक में जमा कर देना। उस किसान से 6 करोड़ रुपए का चेक वापस लिया और चेक फाड़ करके फेंक दिया। वो रोता रहा, परेशान हुआ, कई बार गया, इधर उधर दौड़ा, लेकिन बीजेपी के नेता ने उसकी मदद नहीं की, न चेक वापस किया। अंतोगत्वा उसने आत्महत्या कर ली। उसी किसान की तस्वीर किसके साथ है? डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, जो दोनों डिप्टी सीएम हैं, वो दोनों मंच में बैठा करके उस अपराधी को बचा रहे हैं और उन्हीं के इशारे पे अधिकारियों को बताया जा रहा है कि किस रास्ते नेपाल चले जाओ। 2024 के चुनाव में किसानों के मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम किया जाएगा, ये कहना है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत का।
दरअसल मांगों को लेकर गन्ना कार्यालय पर किसानों का धरना लगातार जारी है, जहां किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार हमारे संगठन को तोड़ना चाहती है, लेकिन हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी इस वक्त मौजूद है। लगातार गन्ना विभाग जो कार्यालय मुजफ्फरनगर का, वहाँ 4 दिन से धरना चल रहा है और आज राकेश टिकैत जी यहाँ पहुंचे हैं। बात करते हैं क्या चर्चाएं किसानों की मांगों को लेकर है और 2024 के चुनाव को लेकर। ठीक है साहब, पहले तो जनता टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ठीक है साहब, आज ये धरना चल रहा है किसानों में, 4 दिन हो गया है। किस तरह की मांगी है और क्यों मांगी पूरी नहीं हो रही? देखो, मांग ये होता था पहले जिलों में, डीएम को, डीसीओ को, एसएसपी को सब पावर रहती थी। आज ये लगता है कि पावर दे नहीं रखी। एक क्रय केंद्र लगना है बी, शुगर मिल वाले तैयार हैं, क्रय केंद्र कहीं लगा हुआ है वो दूर है, कुछ विवाद है उसमें आपस में गांव वालों में। तो जहां इस तरह की घटना होती थी तो वहां दूसरा लगाते थे, उसका ए और बी सी तक कर देते थे। गांव वाले चाहते हैं कि हमारा अलग हो जाए, शुगर मिल वाले चाह रहे, यहाँ के डीएम, यहाँ के सीडीओ ये चाह रहे। अब पावर कुछ है नहीं लगाने की भाई। जब मिल वाले चाह रहे हैं उनको लगाना और सरकार का 1 रुपया खर्च नहीं होना, आपस में झगड़े से अगर कोई चीज बचती है तो लगा देना चाहिए। क्यों विरोध कर रहे सर ये? इनको पावर ही नहीं है, नुगैर जी लखनऊ से मंजूर ली, अब पूरी मंजूरी की पावर लखनऊ ने ले ली। भाई लखनऊ यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है, उसको सिचुएशन का नहीं पता। जो यहाँ पे अधिकारी पोस्ट है उनको सब सिचुएशन का पता रहता है। क्या आपस में झगड़े हो जब भी ठीक है, अगर कोई मामला बगैर उसके निमट जाए, 1 रुपया इनका खर्च नहीं होता, तो इन्हें देने में, परमिशन देने में क्या दिक्कत है? कुछ शुगर फैक्ट्रियां पैसा नहीं दे रही, गन्ना उस पर किसान देना नहीं चाहता। कुछ वे मामले हैं, 2 मामले यहाँ पे है। कब तक चलेगा सर धरना? अब राड कर उसका भाई क्या है पता, सरकार कब लोग को निपटावे। आप तो लखनऊ भी गए थे धरना? आ गए थे, हमारे से तो सरकार ने बात करी नहीं किसी। दूसरा राजनीति जो बीके हुए उससे बात सरकार कर ले तो बड़े आदमी है भाई, तो कर ले। हाँ बड़े आदमी है, उनसे तो बात हो जा। क्या समझा जाए सर इस धरने को लेकर? धरने को लेकर तो ठीक है, अपना रोटी खाओ और अपना वो करो। 13 महीने दिल्ली का भी तो आंदोलन चला, तो बैठे यहाँ पे, अधिकारी आएंगे तो बात करेंगे। समस्या सोल्व नहीं हो तो यहीं बैठा जाएगा। अभी तो बैठे हुए, कब तक बैठेंगे ये तो नहीं पता। प्रयागराज भले ही तीर्थों के राजा कहलाते हैं, मगर गंगा जमुना तहजीब की भी मिसाल पेश करने में कभी पीछे नहीं रहा है। बात नवरात्र की हो तो प्रयागराज जिला मुख्यालय से लगभग 55 किलोमीटर दूर लखनऊ मार्ग पर स्थित लाल गोपालगंज कस्बा जरूर चर्चे में आ जाता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता का बेहतरीन नमूना नजर आता है। यहाँ के कई मुस्लिम मां दुर्गा को अर्पित की जाने वाली चुनरी बनाते हैं। प्रयागराज जहां तीर्थों के राजा कहलाते हैं, मगर साथ ही साथ गंगा जमनी तहजीब की भी मिसाल पेश करने वाला एक ये शहर है। बता दें आपको, शायद ये बात जानकर हैरानियत होगी कि जहां हर मंदिर में चुनरी और कलावा चढ़ने वाला वो प्रयागराज के लाल गोपालगंज के एक कस्बे में बनाया जाता है। बता दें आपको, हम दिखा रहे हैं यहाँ पर ये कलावा बनाया जाता है और सुखाया जाता है, और यहीं से ये कलावा तैयार होकर जहाँ कामाख्या देवी हो, चाहे वो मैहर हो और विंध्याचल हो, काशी हो, मथुरा हो और या फिर हरियाणा के मंदिर हो, हर जगह यहीं से इसकी सप्लाई होती है। और प्रयागराज में ये आज से नहीं, अंग्रेज़ों के ज़माने से ये काम होता चला रहा है। यहाँ पर हमारे साथ हैं अकील जी, हम बात करेंगे। अकील जी, आप लोग कब से काम कर रहे हैं और ये करीब काम हो रहा है जी, कई पुष्ट बीत गया, 8, 10, 15। बाप दादा वगैरह बताते हैं कि हमको नहीं याद है कितना दिन से काम चल रहा है। जब विंध्याचल वगैरह में 2-4 दुकान थी, मैहर में 2-4 दुकान थी, जब से ये कलावा सप्लाई हो रहा है। और बहुत पुराना काम है हमारा लोग का। हम लोग जात के रंगरेज हैं, रंगाड़ी जिसको बोलते हैं,
और काम तो कहाँ कहाँ सप्लाई होती है? ये कहाँ जाता है, लखनऊ जाता है, इधर अयोध्या जाता है, और विंध्याचल जाता है, गोरखपुर जाता है, बनारस जाता है, और मैहर जाता है, बिहार भी जाता है, पटना जाता है, और बहुत जगह सप्लाई है। और ज़्यादातर मेन बनारस से पूरे इंडिया में सप्लाई है। तो आपने सुना कि कहाँ कहाँ सप्लाई है, और ये एक अपने आप में अद्भुत नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर किस तरह से कलावा बनकर तैयार होता है। और साथ ही हम यहाँ पर बात भी करेंगे अकील जी की, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनके बेटे भी इस काम में हैं, और यहाँ पर किस तरह से आप लोग अपने पिताजी का हाथ बटाते हैं, किस तरह से पूरी तैयारियाँ करते हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की ओर। लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए बीजेपी ने मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए रणनीति बनाई है। इसके तहत बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने सूफी समाज के लोगों को जोड़ने का काम शुरू कर दिया है। इस बैठक का आयोजन बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर किया गया। सुनिए सूफी संवाद महाअभियान के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर हुदा ने क्या कुछ कहा। दरअसल आज हम लोग सूफी संवाद महाअभियान का एक दिवसीय जो है बैठक आयोजित कर रहे हैं। इसमें जितने भी हमारे प्रदेश भर से जो कार्यकर्ता आए हुए हैं, जिनकी वाबस्तगियाँ, जिनका सिलसिला उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी बड़ी खानकाहों और दरगाहों के साथ जुड़े हुए हैं, जो उनसे लगातार जो है संपर्क में रहते हैं, आज उन तमाम कार्यकर्ताओं की यहाँ पर बैठक है। एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है। उनको जितनी भी यूपी के अंदर खानकाहें, छोटी बड़ी दरगाहें हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट स्थापित करना। लगातार पिछले 70 साल से तमाम सूफी हजरात के दर्द को आज तक किसी सियासी जमात ने नहीं समझा है। उनकी दिल के अंदर की क्या दर्द है, चूँकि अब तमाम सूफी हजरात जो लगभग जिनकी हिस्ट्री सैकड़ों साल पुरानी है, उन्होंने हमेशा हिंदुस्तान के अंदर अमन, चैन, भाईचारे और फलाह बहबूदगी का पैगाम दिया है, लेकिन मुख्तलिफ सियासी जमातों ने उन्हें हमेशा वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। हम लोगों का ये प्रयास है कि हम सूफियों के साथ एक बार बैठें, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाएं, उनसे भी उनके दिल के दर्द सुने, उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में 2014 से और प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में 2017 से लेकर अब तक जितनी भी अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, वो दरगाहें और खानकाहें, मैं ये व्यक्तिगत समझता हूँ कि एक सशक्त माध्यम है उन योजनाओं को लोगों तक, घर घर तक पहुँचाने का और उन लोगों के दिल की बात सुनने का और अपनी बात उन तक कहने का। तो उसी मकासद से आज यहाँ पर एक प्रोग्राम को तश्कील दिया गया है। तमाम लोग आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग भी यहाँ पर रहेंगे। मेन मोटिव जो है, ये सूफी संवाद का जो कार्यक्रम है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का इनिशिएटिव है और उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब जमाल सिद्दीकी साहब को ये काम सौंपा है कि आप हिंदुस्तान के जितने भी सूफी हैं उनको मुख्य धारा में शामिल कीजिए, क्योंकि सूफी ही वो इंसान हैं या सूफी ही वो संत हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब का बोलबाला रखा है। और अगर हिंदुस्तान में एकता है और सब लोग इकट्ठे रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, जैसे कि उनके जब वो लोग जिंदा थे उस टाइम या उनके विसाल के बाद भी, आज आप देखें तो खानकाहों पे अगर आप जाएं तो आप वहाँ देखिए जाके कि वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भेदभाव नहीं। तो यही नरेंद्र भाई मोदी चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो उन्होंने कहा कि अगर ये सूफी संत जो इनके फॉलोअर्स हैं वो अगर आगे आएंगे हिंदुस्तान में, तो गंगा जमनी तहजीब का बड़ा ज़बरदस्त बोलबाला होगा और देश जो है वो विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर होगा। कानपुर के कल्याणपुर में काफी समय से चल रही ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर सुचारू रूप से चलाने के लिए कल्याणपुर पनकी रोड को वन वे कर दिया गया था। इसके बाद ट्रैफिक की व्यवस्था तो सुधार दी गई, लेकिन कल्याणपुर का व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। साथ ही साथ इस रास्ते से गुजरने वाले मरीज और बुजुर्गों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते ट्रायल के रूप में वन वे को 3 दिनों के लिए खोल दिया गया है और साथ ही निर्देश भी जारी किए गए हैं। किसी भी तरह का अतिक्रमण होने पर इसे फिर से बंद कर दिया जाएगा। ये 3 दिन के लिए जो वन वे व्यवस्था कानपुर क्रॉसिंग पे लागू की गई थी, उसको रिवर्स किया गया है ट्रायल मोड में। इसमें देखा गया है कि लीन पीरियड में तो ये व्यवस्था एवरेज तौर पर ठीक चल रही है, लेकिन जो हमारे बिजी आवर्स होते हैं सुबह और शाम, उसमें अभी भी दिक्कत आ रही है।
और इसके अलावा यहाँ पे अभी भी पूरा अतिक्रमण यहाँ व्यापारियों के द्वारा हटाया नहीं गया है, उनसे अभी भी बात की जा रही है। अगर अतिक्रमण पूरी तरह से हटा लिया जाता है और व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है तो इसे कंटिन्यू किया जाएगा। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दी जाए। इशवाग ईदगाह में फिलिस्तीनी के लिए दुआ मांगी जा रही है। जुमे की नमाज में विशेष दुआ मांगी गई। आपको बता दें कि फिलिस्तीन में अमन कायम करने की दुआ लगातार मांगी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि मौलाना फरंगी महिला की अगुवाई में ये दुआ मांगी गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रही, जहां दुआओं में कई लोग भी शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो दुआ में शामिल रहे बड़ी संख्या में मुसलमान। खालिद रशीद और फिरंगी महिला आज जामा मस्जिद ईदगाह लखनऊ में जुमे के मौके पर नमाज जुमे के बाद खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया गया और जिसमें खुसूसन फ़लस्तीन में अमन अमान कायम हो, इसके लिए अल्लाह ताला से खुसूसी दुआ की गई और ह्यूमन राइट वायलेशन ख़त्म वहाँ पर हो, इसके लिए खुसूसी दुआ की गई। और इस मौके पर इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये अपील भी की गई कि फ़लस्तीन की आज़ादी के सिलसिले में और फ़लस्तीन से रिलेटेड जितने भी रिजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस ने इससे पहले पास किए हैं उन सबको अमली जामा पहनाया जाए, तभी जाकर के उस खित्ते में अमन कायम किया जा सकता है। और मेरी आवाम से यही अपील है कि हमें और आपको मिल कर के अपने मुल्क में हर तरीके से अमन अमान कायम रखना है। ठीक है, हमारा ये है कि जंग बंद हो, क्योंकि जंग में गुनाहगार कम मारे जाते हैं, बेगुनाह ज्यादा मारे जाते हैं। चाहे किसी तरफ के हो, चाहे इधर के हो चाहे उधर के हो, बेगुनाह ज्यादा मारे जा रहे हैं। औरतें मर रही हैं, बच्चे मर रहे हैं, इस्लाही बीमारी हो रही है। इधर से जो रॉकेट जा रहे हैं वो भी ज़ाहिर है कि शहरों पर गिर रहे हैं, तो उसमें भी बहुत। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।